Chapter 1 Enjoy this fire. रशिया. फायर मेंशन. एक ब्लैक हॉर्स जो कि दुनिया की सबसे महंगी और बेमिसाल अरेबियन नस्ल का था, वो वहां पर खुले मैदान में लगातार दौड़े जा रहा था। उस पर एक शख्स बैठा था जिसने कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रखे थे। उसे देखते हुए लग रहा था कि उस शख्स को हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है। उसके हाथ में उस घोड़े की लगाम थी, लेकिन वो घोड़ा उसकी लगाम के हिसाब से नहीं दौड़ रहा था, वो उसके इशारे से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा था, जिससे उस पर बैठे उस शख्स को गुस्सा आ रहा था। कुछ ही दूरी पर एक शख्स और एक चेयर पर बैठा था, जिसके हाथों में एक वाइन की बोतल थी। उस शख्स का नाम विलियम था, जो वहां का माफिया डॉन था। उस शख्स की नजरें उस घोड़े पर और उस घोड़े पर बैठे शख्स पर थी, और बेलगाम होते उस घोड़े को देखते हुए वो तिरछा मुस्कुराया और फिर अपने साथ खड़े आदमी की तरफ बिना खे ही बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी इस हॉर्स ने। नाउ फायर विल नॉट लीव हिम। पारस, जो कि विलियम के साथ ही खड़ा था, वो उस घोड़े पर बैठे शख्स का पर्सनल असिस्टेंट था, या यूं कह लो कि उसका राइट हैंड था। वो भी हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, बॉस विल नॉट ल आवे हिम, क्योंकि बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं कोई उनकी मर्जी से बाहर होकर चले। तभी वह शख्स जो हॉर्स राइडिंग कर रहा था, वो एक झटके से उस घोड़े से नीचे उतरा। हालांकि घोड़े की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, लेकिन फिर भी उस शख्स को बिल्कुल डर नहीं लगा। वो जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसकी घूरती हुई नजरें उस घोड़े पर थी जो अभी भी बेलगाम होकर दौड़े जा रहा था। उस शख्स ने अपनी कमर में टंगे गन होल्डर में से अपनी गन निकाली और निशाना उस ब्लैक घोड़े पर लगा दिया। अगले ही पल एक गोली उस घोड़े के पैर पर जाकर लगी। हालांकि तेजी से दौड़ते हुए घोड़े पर निशाना लगाना बेहद मुश्किल था, लेकिन शायद उस शख्स के लिए नहीं। गोली लगने से दर्द से जूझता हुआ वो घोड़ा एकदम से रुक गया और नीचे जमीन पर गिरा। उसके पैर से खून बह रहा था। व्हाइट कलर की टी शर्ट, ब्लैक कलर की लोअर पहने उस शख्स का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। हाइट तकरीबन 6 फुट 4 इंच, गेहुआ रंग, आइस ब्लू आंखें और चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड और डार्क लिप्स। वो इंसान देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम था। उसकी 2 हाथों पर गन के टैटू थे। उसकी पर्सनैलिटी देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो दुनिया में पैदा ही दूसरों का जिंदा और मुर्दा जलाने के लिए हुआ है। तकरीबन 46 इंच का सीना और उभरी हुई चेस्ट बता रही थी कि कम से कम वो दिन के 4 घंटे जिम में बिताता है। वो घोड़ा उसका फेवरेट था, जो फिलहाल दर्द में कराह रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस शख्स का चेहरा अभी भी वैसे ही एक्सप्रेशनलेस था। अब वो दूसरी तरफ घुमा और फिर वहां आया जहां पर विलियम और पारस खड़े थे। पारस ने जल्दी से नीचे रखी एनर्जी ड्रिंक उठाए और उसकी तरफ बढ़ा दी। फायर यू आर मार्वलस, विलियम उस शख्स की तरफ देखते हुए बोला। वो शख्स जिसे वहां पर सभी फायर के नाम से जानते थे, वो मुस्कुराया और फिर उस एनर्जी ड्रिंक को पीने के बाद वापस रखकर उसने वहां टेबल पर रखी हुई सिगरेट का बॉक्स उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाल कर अपने होठों में दबाए। पारस ने जल्दी से उस सिगरेट को लाइटर से जलाया और फिर फायर ने कश भरने शुरू किए। विलियम अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे थपथपाते हुए बोला, पिछले 10 सालों से मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन आज तक मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। फायर विलियम की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छी बात है जो तुम मुझे आज तक नहीं समझ पाए, क्योंकि जो मुझे समझ जाता है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। कहते हुए फायर ने अपने होठों को गोलकर सिगरेट का धुआं छोड़ा और फिर वहां से चला गया। उसे जाते हुए देख विलियम मुस्कुराया और बोला, सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। ओ फायर। फायर मेंशन के अंदर आया और फिर सीधा अपने बेडरूम में चला गया। जैसे ही वो बेडरूम में आया, उसके पीछे पीछे एक लड़की आई जिसने इस वक्त सिर्फ एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। में आते ही फायर ने अपनी टी शर्ट उतार दी थी। वो लड़की बाहर से आए और फिर फायर के करीब आकर उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, यू लुकिंग सो टी रेड बेबी, डू यू वांट एनीथिंग। कहते हुए वो लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपने दूसरे हाथ में पकड़ी ड्रिंक के गिलास में से ड्रिंक पीने लगी। क्या मुझे कुछ कहने की जरूरत है लीजा, फायर ने उसे देखते हुए कहा और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। लीजा ने अपने हाथों में पकड़ी हुई ड्रिंक उसके होठों की तरफ बढ़ाई तो फायर ने उस गिलास पर अपनी होंठ लगाए और फिर पूरी ड्रिंक खत्म कर दी। उसके बाद उसने उस गिलास को उसके हाथों से लेकर वही जमीन पर फेंका और लीजा के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके होंठों पर अपने होंठ रखते हुए उसे चूमने लगा।
कुछ देर बाद फ्लर ने उसके होंठों को छोड़ तो लीजा उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम मुझे वो जवाब कभी नहीं देते जो मैं चाहती हूँ। अगर तुम मेरी बात का जवाब हाँ में देते तो क्या हो जाता। वो फायर की तरफ देखती हुई बोल रही थी। फायर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, क्योंकि मैं तो वो देता हूँ जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए। कहते हुए वो पूरी तरह से उस पर झुक गया। लीजा एकदम से सुन्न हुई और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। दो खूबसूरत इश्क, मुंबई, इंडिया। राठौर मेंशन। एक लड़की बड़ी ही तेजी से सीढ़ियों से उतर रही थी और उसके पीछे ही एक दूसरी लड़की भी थी जो उसी का नाम पुकारते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। वो लड़की पहले वाली लड़की को पुकारते हुए बोली, अमायरा प्लीज रुक जा, प्लीज मेरी बात मान ले, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। उसके बाद अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही पहले वाली लड़की रुक गई और पलट कर उसकी तरफ देखने लगी। अमायरा सिंह राठौर नाम था उस सीढ़ियों से भाग रही लड़की का। उसके हाथों में एक तस्वीर थी जिसे वो दूसरी लड़की से छीनकर भाग रही थी। उसे रुकते हुए देख दूसरी लड़की ने भी राहत की सांस ली। खूबसूरत इश्क, खूबसूरती बेइंतहा और नाम था उसका इश्क, सिर्फ इश्क। खिलखिलाते हुए होंठ जिनमें से टेढ़े मेरे दांत हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे, होठों पर लगी न्यूड लिपस्टिक, लंबे सॉफ्ट बॉल, आंखें गहरी काली और कजरारी और उम्र तकरीबन 21 साल होगी। इश्क जल्दी से अब अमायरा के पास आए और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, तू जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ एल्बम देख रही थी और मुझे इस तस्वीर पर हल्की सी मिट्टी दिखाई दी तो उसे साफ करने के लिए मैंने इस तस्वीर को निकाला था। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। रहने दीजिए भाभी जान, हम आपको और आपके दिल को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अन्य भाई से आप बेइंतहा इश्क करती है, इसीलिए चोरी चोरी उनकी तस्वीरों को देखकर अपने दिल को बहलाती हैं। पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप बस हुक्म कीजिए, हम अभी आपको अन्य भाई के कमरे में ले चलते हैं। कहते हुए अमायरा खिलखिलाकर हंस दी। वही उसकी बात सुनकर इश्क के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो जल्दी से अपने आसपास देखने लगी, कहीं किसी ने ये बातें सुन ली तो कोई उसके बारे में क्या ही सोचेगा। अमायरा उसे डरते हुए देख बोली, क्या हुआ, परेशान क्यों हो रही हो भाभी जान? बस कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद तो आप और अन्य भाई को एक साथ एक कमरे में ही रहना है, तब तक ये दूरी बर्दाश्ती कर लीजिए। कहते हुए वो एक बार फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी। इश्क ने अब उसके आगे हाथ जोड़ लिए और बोली, प्लीज चुप हो जा मेरी माँ, अगर किसी ने सुन लिया तो। अमायरा हंसते हुए बोली, अगर किसी ने सुन लिया तो अच्छी बात है ना, जहाँ 10 दिन बाद शादी होनी है वहाँ कल ही आपके फेरे भी हो जाएंगे भाभी जान। अब इश्क खींच गई और बोली, एक तो तुम मुझे ये भाभी जान कहना बंद करो, मेरा नाम इश्क है। इश्क वो तो मुझे भी पता है, लेकिन बनने तो आप मेरी भाभी ही वाली है ना भाभी जान। कहते हुए अमायरा ने उसके कमर पर अपनी कमर लगाई और फिर उसे हल्का सा झटका देते हुए वहां से भाग गई। उसे भागते हुए देख इश्क एक बार फिर से बेहोश उठी। उसके हाथों में अन्य की तस्वीर थी जिससे उसकी शादी हो रही थी। अन्य सिंह राठौर, जीवन और इतिश्री का बेटा राठौर इंटरप्राइजेज का सीईओ। वो अमायरा के पीछे भागती उससे पहले ही उसकी नज़र दरवाजे से आ रही सांझ और इतिश्री पर गई। सांझ और इतिश्री को देखकर इश्क की सांसें ही हलक में अटक गई, लेकिन जल्दी ही खुद को नॉर्मल कर वो उन दोनों के पास आए और मुस्कुराते हुए सांझ के गले लग गई। सांझ सिंह राठौर इस घर की बड़ी बहू और इतिश्री सिंह राठौर इस घर की छोटी बहू, और साथ ही साथ सांझ और इतिश्री दोनों बहनें भी है। सांझ से मिलने के बाद इश्क ने इतिश्री की तरफ देखा और उससे भी गले मिली। इतिश्री उसके चेहरे पर अपना हाथ रख कर बोली, वैसे मेरी होने वाली बहू थोड़ी परेशान लग रही है। क्या बात है? उसकी बात सुनकर इश्क के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली क्योंकि उसे शर्म आने लगी थी। तभी अमायरा उन तीनों के पास आए और फिर इश्क को पीछे से हक करते हुए बोली, आप लोग मेरी भाभी जान को परेशान मत कीजिए, आपको नहीं पता ये पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है। अभी कुछ देर पहले ही अन्य भाई की तस्वीर को अपने हाथों में लेकर देख रही थी और बोल रही थी कि शादी में 10 दिन क्यों है। उसकी बात सुनकर इश्क ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसने ये बात बिल्कुल नहीं बोली थी। नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इश्क जल्दी से सांझ और इतिश्री की तरफ देखते हुए बोली। उसे सफाई देते हुए देख सांझ और इतिश्री दोनों ही हंसी और
फिर आगे की तरफ बढ़कर सोफे पर बैठ गई। उनके पीछे पीछे 2 सर्वेंट भी आए जिनके हाथों में शॉपर्स थे। सांझ, इतिश्री दोनों ही शॉपिंग से आई थी। इतिश्री सांझ को देखते हुए बोली, अब तो सिर्फ 10 ही दिन रह गए हैं शादी में, दीदी प्लीज अग्नि को बुलाए ना, सालों हो गए हैं उससे मिले, अब तो उसे इंडिया वापस बुला लीजिए। सांझ मुस्कुराए और फिर बोली, मैं आज ही उसे फोन करके वापस बुलाती हूँ। उसी वक्त एक शख्स वहां पर आया जिसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके हाथों में एक फाइल थी। उसने सांझ और इतिश्री के सामने अपना सिर झुकाया और फिर इतिश्री के सामने वो फाइल बढ़ाते हुए बोला, ये फाइल अन्य सर को देनी थी, उन्होंने ऑफिस से मंगवाई थी। इतिश्री ने मुस्कुराते हुए मोक्ष से वो फाइल ली जो कि अन्य का पर्सनल असिस्टेंट था और फिर उस फाइल को इश्क के आगे बढ़ाते हुए बोली, ये फाइल तुम अन्य को दे आओ। कहते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर इश्क एक बार फिर से शर्मा गई। उसके गाल गुलाबी हो रहे थे। फाइल लेने में भी उसे हिचकिचाहट हो रही थी तो अमायरा ने इतिश्री के हाथों से वो फाइल लेकर इश्क के हाथों में रखी और बोली, आप खड़ी क्यों हैं? जाए ना भाभी जान, क्या पता ये फाइल भाई के लिए कितनी जरूरी हो। कहते हुए उसके चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशन थे। इश्क की बैंड वो दोनों मिलकर बजाने में लगी हुई थी। इश्क ने जल्दी से वो फाइल अपने हाथों में कसी और फिर वहां से भाग गई। उसकी सांसें तेजी से बढ़ गई थी। सीढ़ियों पर आकर उसने अपनी सांसों को संभाला और फिर धीमे धीमे कदमों से अन्य के कमरे की तरफ बढ़ गई। मोक्ष राठौर मेंशन से बाहर निकला और फिर जल्दी से उसने अन्य को फोन किया। अन्य ने उसका कॉल रिसीव किया तो मोक्ष ऑन कॉल बोला, आपका काम हो गया बॉस। अन्य जो अभी अभी बाथरूम से बाहर निकला था और उसने अपनी वी शेप कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था। गिली चेस्ट पर ठहरी पानी की बूंदें उसकी हॉटनेस को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। उसके होठों पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। करीबन 6 फुट 3 इंच हाइट, रंग गेहुआ ब्राउन और मूस टैश इसके के साथ तकरीबन 44 इंच की चेस्ट वो काफी कातिलाना लग रहा था। चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट लिए उसने अपना फोन बेड पर फेंक दिया और खुद ड्रेसिंग के सामने आ गया। उसी वक्त दरवाजे पर नॉक हुआ लेकिन उसने दरवाजे की तरफ नहीं देखा। वो जानता था दरवाजे पर इश्क है। फिलहाल एक कोने में होने की वजह से इश्क भी अन्य को देख नहीं पा रही थी। अन्य ने कम इन कहा तो वो अंदर की तरफ आए लेकिन आते ही जब उसकी नज़र अन्य पर गई तो वो झट से दूसरी तरफ घूम गई। अन्य ड्रेसिंग में उसे देखते हुए मुस्कुराया और फिर उसके करीब बढ़ा। छतरी शादी वाली डील। अन्य उस वक्त ड्रेसिंग के सामने खड़ा था जब इश्क ने दरवाजा नॉक किया। इश्क ने अभी तक कमरे के अंदर झांक कर नहीं देखा था, इसलिए उसे अन्य की सिचुएशन के बारे में तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अन्य के कमाइन कहने पर इश्क अंदर आए और फिर उसकी नज़र अन्य पर गई जो ड्रेसिंग के सामने अभी भी टॉवल में ही खड़ा था। उसे टॉवल में देखकर इश्क पल के लिए उसे देखती रह गई, लेकिन फिर जल्दी से उसने घूमकर अपनी आंखें भी बंद कर ली। उसकी सांसें तेजी से बढ़ चुकी थी। अन्य ड्रेसिंग में देखता हुआ उसे मुस्कुराया और फिर उसके करीब बढ़ा। इश्क का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल को उसने और भी ज्यादा कस लिया, लेकिन जब उसे अन्य के कदम अपनी तरफ आते हुए महसूस हुए तो उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और उस फाइल को सामने बैठ कर रखा और वहां से जाने लगी। लेकिन तब तक अन्य उसके करीब आ चुका था। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे गोल घुमाते हुए अपने सामने कर लिया। अगले ही पल इश्क उसके सीने से आ लगी। अन्य ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और बड़ी धीमे लेकिन मदहोशी भरी आवाज में बोला, क्या हुआ, मुझे देखकर आंखें क्यों बंद कर ली? उद्धरण वो अन्य सर आप वो। इश्क कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी नजरें अन्य के चेहरे पर थी और हाथ अन्य की चेस्ट पर जो एकदम भट्टी की तरह तप रही थी। उसने जल्दी से अपने हाथों को हटाया और फिर अन्य की तरफ देखकर अपनी बढ़ती हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोली, वो मैं ये फाइल देने आई थी और वो आप टॉवल में तो क्या हुआ अगर मैं टॉवल में हूं तो शादी होने वाली है। 3 हमारी तो मुझे हर तरह से देखने का हक है न तुम्हारा। अन्य उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। इश्क ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली और उसकी झुकी हुई नजरें देखकर अन्य के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई। वो हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए बोला, सिर्फ 10 दिन में शादी है हमारी और अभी भी तुम मुझे सर कह कर बुला रही हो, ये तो बहुत गलत बात है इश्क।
उसकी गर्म सांसें अपनी गर्म पर महसूस कर इश्क और भी ज्यादा बेचैन हो उठी। अपने कांपते हुए हाथ उसने एक बार फिर से अन्य के सीने पर रखे और बोली, हमारी शादी होने मैं अभी 10 दिन है, लेकिन अभी तो फिलहाल आप मेरे सर ही है ना। अन्य सर कहते हुए मासूमियत और शर्म से डूबा। उसका चेहरा बेहद लाल हो रहा था। अन्य ने अपना सिर उसकी गर्दन से उठाया और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, 10 दिन ज्यादा नहीं है इश्क, और इसके बाद मैं तुम्हारे होठों से अपने लिए सर नहीं सिर्फ अन्य सुनना चाहता। अन्य की बातें और उसकी छुअन को खुद पर महसूस कर इश्क का गला सूख रहा था। उसने हल्की सी नजरें उठाकर अन्य की तरफ देखा तो उसकी गर्दन भी हल्की सी ऊपर की तरफ उठ चुकी थी। अन्य अब तक उसके चेहरे को देख रहा था, लेकिन अब उसकी नज़र उसकी गर्दन पर ठहरे एक काले तिल पर गई। वैसे अन्य खुद पर पूरा कंट्रोल रखता था, लेकिन जब वो इस तिल को देखता था तो उसका खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता था। पर फिर भी आज तक उसने कभी इस तिल को चूमा नहीं था, लेकिन आज शायद वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। इश्क के चेहरे को देखते हुए वो उसकी गर्दन पर एक बार फिर से झुका और उसके उस तिल को चूमते हुए बोला, ये 10 दिन भी यूं ही बीत जाएंगे। इश्क ने जिन हाथों को अब अन्य की सीने पर रखा हुआ था, अब उनकी मुड़ी कस ली। वो सिहर रही थी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो चुकी थी। अन्य ने अब अपना चेहरा एक बार फिर से ऊपर की तरफ उठाया और उसकी कमर से अपने हाथ हटा लिए। इश्क अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। अन्य उसे देखकर मुस्कुराता रहा था और देखते ही देखते इश्क उसकी आंखों से ओझल हो गई। वो इतना ज्यादा शर्म आ रही थी कि अब वो वहां पर एक पल भी नहीं रुक पा रही थी। अभी तक अन्य के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अब उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया और फिर बोला, 0 hate shit, 10 days and I'll get this girl, she is so beautiful। पर काश उतनी ही ओपन माइंडेड भी होती तो इसके साथ रात बिताने के चक्कर में ये शादी नहीं करनी पड़ती। बीटी नो इशू, जिसके लिए तो शादी वाली डील भी बुरी नहीं है। कहते हुए उसकी वो तिरछी मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ रशिया में फता हुआ फायर अपना सिर तकिए पर रखकर लीजा के बगल में लेट गया था। अभी तक उसकी सांसें नॉर्मल भी नहीं हुई थी। लीजा ने उसकी तरफ करवट ली और फिर उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं 2 चीजों की फैन हूँ, एक तो तुम्हारी और एक तुम्हारे एटीट्यूड की। फायर ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ अपने सिर के नीचे रख सीलिंग की तरफ देख रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ से साइड टेबल पर रखी हुई सिगरेट उठाए और फिर उसे अपने होठों में दबाया तो लीजा मुस्कुराए और फिर साइड टेबल पर ही रखा हुआ लाइटर उठाकर उसने फायर के होठों में दबी हुई सिगरेट को जलाया। फायर अब बिना किसी एक्सप्रेशन के सिगरेट पी रहा था। जब उसकी सिगरेट खत्म होने को हुई तो लीजा उसे देखते हुए बोली, आई थिंक वी शुड कंटिन्यू नाउ। फायर ने अपनी सिगरेट को एस्ट्रे खाते हुए बुझाया और फिर अपनी जगह से बिना खड़े हुए ही लीजा को कमर से पकड़कर अपने ऊपर लिटाया, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ होता उससे पहले ही साइड टेबल पर रखा हुआ फायर का फोन बजा। फायर ने अपना फोन उठाया और फिर फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर कॉल रिसीव किया। बॉस, इट्स उर्गेंट, सामने से किसी ने कॉल पर कहा तो फायर ने लीजा को खुद से हटाया और फिर बेड से खड़ा हो गया। लीजा हैरानी से उसे देख रही थी। फायर ने सिर्फ अपना लोअर पहना और फिर रूम से बाहर निकल गया। वो बाहर की तरफ आया और फिर मेंशन के अंदर से बेसमेंट की तरफ जाते हुए एक रास्ते की तरफ बढ़ गया। अभी वो बेसमेंट की पहली सीढ़ी पर ही आया था कि उसे बेसमेंट से जोरों से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आया का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उन चीखों को सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। ऐसा लग रहा था जैसे ये दर्द भरी चीजें उसे सुनने में बहुत पसंद। सीढ़ियों से उतरकर उसने सामने की तरफ देखा तो एक शख्स अधमरी हालत में वहां पर लेटा हुआ था। फॉर फायर ऑन फायर, योजक चिन्ह। फायर का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उन चीखों को सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। ऐसा लग रहा था जैसे ये दर्द भरी चीजें उसे सुनने में बहुत पसंद है। सीढ़ियों से उतरकर उसने सामने की तरफ देखा तो एक शख्स अधमरी हालत में वहां पर लेटा हुआ था। डेविल, ये तो गलत बात है ना, तुम ऐसे किसी को इतना टॉर्चर नहीं कर सकते। कहते हुए फायर वहां पर आया और उस शख्स को देखने लगा जो दर्द से बुरी तरह से कराह रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त वो इंसान मर सकता है।
जिस इंसान को फायर ने डेविल कहकर पुकारा था वो भी चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, बॉस अभी तक तो टॉर्चर किया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया था, लेकिन शायद बाकी मूवी देखने की इसमें हिम्मत ही नहीं है। फायर के चेहरे पर जो हल्की हल्की मुस्कुराहट थी अब वो भी चली गई। वो जमीन पर गिरे उस शख्स को देखते हुए बोला, हिम्मत होगी भी कैसे, सारी हिम्मत तो इसने यहाँ से निकलने में लगा दी, लेकिन अब इसकी हिम्मत का इसको इनाम तो देना ही पड़ेगा। कहकर वो एक बार फिर से तिरछा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी। अब वो अपने पैरों के बल नीचे जमीन पर बैठ गया और अपने घुटनों को मोड़ते हुए उस शख्स को देखते हुए बोला, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपना दिमाग फालतू चलाएं, इसीलिए उन इंसानों से ज्यादा नफरत मुझे उन लोगों के दिमाग से हो जाती है, क्योंकि इंसान तो गलती करता ही है, लेकिन गलती करवाने वाला तो उसका दिमाग होता है ना, तो सजा इंसान को क्यों दी जाए, सजा तो दिमाग को देनी चाहिए है ना। कहते हुए वो उस शख्स को देख रहा था और वो शख्स अपने हाथ जोड़कर उससे भीख मांग रहा था कि वो उसकी जान बख्श दे। उसने गलती इतनी की थी कि पिछले 1 साल से वो फायर की कैद में था। उस बेसमेंट में करीबन 100 से ज्यादा लोग फायर की कैद में थे और आज उस शख्स ने वहां से भागने की कोशिश की थी, और उसकी इस कोशिश और हिम्मत को देखकर अब फायर सच में फायर बन चुका था। उसने डेविल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो डेविल ने जल्दी से अपनी कमर में लगे हुए गन होल्डर में से गन निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। वो शख्स अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मुझे गोली मत मारना, आज के बाद मैं यहाँ से जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। कहते हुए वो गिरा रहा था। फायर का चेहरा एक बार फिर से एक्सप्रेशनलेस था। वो उसे देखते हुए बोला, नुमहम ऐसा क्यों लगता है मैं हम गोली मारूंगा? नहीं, मैं अपनी गोलियां तुम जैसे बददिमाग लोगों पर जाया नहीं करता। कहते हुए उसने उस गन को बेहद कसकर पकड़ा और फिर जोर से उस आदमी के माथे के बीचों बीच मारा। उस शख्स को ना ही पीछे हटने का मौका मिला और ना ही फायर को रोकने का। उसके पूरे माथे पर एक खड्डा हो गया जिसमें से खून का फुहारा छूट पड़ा। एक ही बार में उसका पूरा माथा अंदर तक धंस चुका था और मांस की लोथियां तक बाहर आ चुकी थी। खून से और मांस के चिथड़ों से भरी हुई उस गन को फायर ने उसके सिर से हटाया और फिर उसे देखते हुए बोला, आय के आसपास जो भी होता है वो फायर के इशारों पर होता है। अगर कोई उसकी मर्जी से बाहर जाता है तो उसे दुनिया से बाहर जाना पड़ता है। कहकर उसने एक नज़र उस शख्स को देखा और फिर एक बार फिर से एक वार किया, लेकिन इस बार गर्दन पर। वो पूरी गन उसकी गर्दन के अंदर तक धंस गई और उस शख्स का तड़पता हुआ शरीर एकदम से ठंडा हो गया। न ही सांसें बची थी और न ही सांसों की गुंजाइश। चीखें और चीत्कार वहीं पर बंद हो चुका था। फायर ने अब उस गन को निकाला नहीं बल्कि वहीं पर छोड़ दिया और वहां बैठे बैठे ही अपना दूसरा हाथ हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया। डेविल ने जल्दी से अपनी पॉकेट में से सिगरेट की डिब्बी निकाली और उसमें से एक सिगरेट निकालकर फायर के हाथ में रखी। फायर ने उस सिगरेट को अपने होठों में दबाया और फिर विल ने जल्दी से नीचे झुककर लाइटर से उस सिगरेट को जलाया। फायर सिगरेट पीता हुआ उस शख्स की लाश को देख रहा था। कोई मेरे ही राज में रहकर मुझसे ही दगा करे उसे मौत तो देनी बनती ही है, लेकिन मौत ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाला कभी मेरे राज्य से बाहर जाने की कोशिश ना करे। कह कर उसने अपने होठों को गोलकर धुआं छोड़ा और फिर पूरी सिगरेट पीने के बाद बची हुई जलती हुई सिगरेट को उस आदमी के चेहरे पर बुझाते हुए बोला, री पी। इतना बोल कर वो वहां से खड़ा हुआ और उस बेसमेंट से बाहर के रास्ते पर चला गया। डेविल ने उसे जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर भी एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो उस शख्स की लाश को देखते हुए बोला, फायर को धोखा देने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। फायर मेंशन के अंदर आकर अपने कमरे में आया तो लीजा जो कब से बेड पर उसका इंतजार कर रही थी वो उसे देखते हुए मुस्कुराई। वो अभी भी उसी हालत में थी। उसे लगा शायद फायर उसके पास आएगा, लेकिन फायर उसके पास न जाकर सोफे पर बैठ गया और एक बार फिर से सामने टेबल पर रखी हुई सिगरेट की डिब्बी में से सिगरेट निकालकर अपने होठों में दबाते हुए लाइटर से जलाकर पीने लगा। उसे हर 5 मिनट बाद सिगरेट पीने की आदत थी। लीजा उसे खते हुए अपनी जगह से उठी और फिर उसके करीब आकर उसे क्रुक्ड स्माइल के साथ देखते हुए बोली, यू नो आई लव 2 थिंग्स, वन इज यू एंड वन इज योर एटीट्यूड। उसकी बात सुनकर फायर ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा।
वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, 0h रियली डू यू लव मी। लीजा मुस्कुराए और बोली, यस लव यू सो मच। फायर जो काउच पर काफी वाइड होकर बैठा था, वो उसे बिना किसी एक्सप्रेशन से देखते हुए बोला, इफ यू लव मी देन प्रूव इट। लीजा ने अपने होठों को अपने दांतों में दबाया और फिर एक स्माइल के साथ फायर के करीब आई और उस पर झुक गई। कुछ देर बाद फायर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। जब 5 हेट ब्लडी डेसिवर्स योजक चिन्ह अन्य के कमरे से बाहर निकलने के बाद भागती हुई इश्क नीचे हॉल में आई। उसकी धड़कन बहुत तेजी से बढ़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो अन्य से प्यार करती थी, लेकिन हाँ, अन्य उसे पसंद था। इश्क पिछले 4 सालों से राठौर मेंशन आ रही थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। शुरू से ही वो सांझ अनाथ आश्रम में रही, जो सूर्या ने सांझ के नाम पर शुरू किया था। लेकिन जब इश्क 17-18 साल की हुई तो उसने अनाथ आश्रम से जाने का फैसला लिया था, क्योंकि अब वो इस लायक हो चुकी थी कि खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जब सूर्या और सौज तक ये बात आई तो सूर्या और सौज दोनों ही उससे मिलने गए और उससे पूछा कि वो करना क्या चाहती है। सूर्या से इश्क को बेहद डर लगता था, क्योंकि उसका ऑरा ही इस तरह का था, लेकिन सांझ के साथ वो काफी घुली मिली हुई थी। उसने सांझ को बताया कि वो कोई भी छोटी मोटी जॉब कर लेगी और अपना खर्चा उठा लेगी, लेकिन अब वो उन लोगों पर और ज्यादा भार नहीं बनना चाहती। सांझ को उसकी बातों पर गुस्सा आने की बजाय उस पर प्राउड फील हो रहा था कि उनके अनाथ आश्रम के बच्चे अब इस लायक बन चुके हैं कि खुद को संभाल सके। उसने सूर्या से बात की और फिर इश्क को राठौर इंडस्ट्रीज में जॉब देने के लिए कहा। हालांकि इश्क अभी उस लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी सांझ के कहने पर सूर्या ने उसे अन्य की असिस्टेंट के तौर पर जॉब दे दी। इश्क अनाथ आश्रम में होने की वजह से कई बार सूर्या और सांझ से मिलने राठौर मेंशन आई थी। जब भी राठौर मेंशन में कोई फंक्शन होता तो अनाथ आश्रम के बच्चों को बुलाया जाता था, इसीलिए इश्क सबसे घुली मिली हुई थी। लेकिन अन्य के साथ वो कम ही बात करती थी, क्योंकि अन्य भी हमेशा से ही खुद में रहने वाला था, जबकि वैदेही और अमायरा के साथ इश्क की बहुत अच्छी बनती थी। वो नीचे हॉल में आई तो सांझ और इतिश्री अभी भी वहीं पर बैठी थी। वो उन दोनों के पास आए और सांझ की तरफ देखते हुए बोली, मैम अब मैं चलती हूँ, आश्रम में बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सांझ ने उसे मुस्कुरा कर देखा और फिर अपना सिर हाँ में हिलाकर उसे जाने की इजाजत दी। अभी उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि इतिश्री ने उसे रोका और फिर एक सर्वेंट से ड्राइवर को गाड़ी तैयार करने के लिए कहा। वो सर्वेंट वहां से चला गया तो इतिश्री इश्क की तरफ देखते हुए बोली, आराम से जाना। इश्क हल्का सा मुस्कुरा ही और फिर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद इतिश्री ने सांझ की तरफ देखा और बोली, मुझे इश्क और अन्य दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार दिखाई देता है। दोनों एक परफेक्ट कपल बनेंगे। उद्धरण चिन्ह। सौज उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। इतिश्री एक बार फिर से बोली, दीदी बस आप जल्दी से अन्नी को फोन कीजिए, मुझे शादी से 3-4 दिन पहले ही वो इंडिया चाहिए। सांझ ने भी मुस्कुरा कर कहा, करती हूँ कोशिश। उद्धरण चिन्ह। रशिया में फायर बैग पर लेटा हुआ था। लीजा उसके सीने पर सिर रखकर सोई हुई थी और गहरी नींद में थी। फायर अपनी आंखें खोलकर ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। तभी साइड टेबल पर रखा हुआ उसका फोन बजा। उसने अपना फोन उठाया और फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर लीजा को खुद पर से हटाकर बिस्तर से खड़ा हुआ। उसने ब्लैक लोअर पहना हुआ था। आइज़ा को एक नज़र देखकर उसने कॉल रिसीव किया और फिर कुछ बोलने से पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर आकर वो फोन कान से लगाकर बोला, यस बॉस। सामने वाले शख्स ने ऑन कॉल कहा, तुम्हें इंडिया आना होगा। फायर बात करते करते फायर सीढ़ियां उतर रहा था। वो ऑन कॉल बोला, एनी रीजन बॉस। सामने वाला शख्स जो इस वक्त एक अंधेरे भरे कमरे में बैठा था, अपने हाथों में पकड़ा हुआ पेपरवेट टेबल पर घुमाते हुए बोला, रीजन जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें इंडिया आना होगा और हाँ, फायर को वहीं पर छोड़ कर आना होगा। अब फायर के चेहरे पर सिर्फ नाम मात्र तिरछी मुस्कुराहट आए और वो बोला, मैं फायर को यहाँ पर छोड़ कर आ सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर का फायर मेरे अंदर ही रहेगा। उस शख्स ने पेपरवेट को अब टेबल पर रखा और बोला, केट पर इस फ्लर को उसके सामने कभी मत लाना। डोंट वरी बॉस, आपसे ज्यादा वो मेरे लिए कीमती
है, उनका सामना फायर से कभी नहीं होगा, कहकर फायर ने कॉल कट कर दिया। इंडिया में अचानक ही एक कमरे की लाइट ऑन हुई और सांझ सामने की तरफ देखते हुए बोली, आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं मी? स्पाइसी, मैं कब से रूम में आपका इंतजार कर रही हूँ और आप यहाँ स्टडी रूम में बैठे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहते हुए सूर्या अपनी जगह से उठा। आज भी सूर्या बिल्कुल वैसा था जैसे आज से तकरीबन 25 साल पहले था। चेहरे पर वही गुरूर, वही पर्सनैलिटी और वही गहरी आंख। सांझ हल्का सा मुस्कुराए और फिर उसके करीब आते हुए बोली, अच्छा आप मेरा इंतजार यहाँ क्यों कर रहे थे? कहते हुए वो सूर्य के करीब आ गई थी। सूर्या ने सांझ की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने बिल्कुल करीब किया और बोला, क्योंकि आज मेरा कुछ अलग करने का मन है। जैसे कि क्या? सांझ ने उसकी गर्दन पर बाहें लपेटते हुए पूछा। अब सूर्या ने उसे कमर से थामते हुए हवा में लिफ्ट किया, जिससे सांझ के पैर उसकी कमर के आसपास लिपट गए। सूर्य उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ा जहां पर एक बहुत बड़ा टेबल था। उसने उसे उस टेबल पर बिठाया और फिर उसकी गर्दन पर झुककर उसे अपने होठों से चूमते हुए बोला, क्योंकि आज मेरा कुछ अलग ही पढ़ने का मन है। कहते हुए उसने सांझ की ड्रेस की जिप पर अपना हाथ रख दिया। सांझ सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोली, लेकिन हम रूम में भी तो ये सब। सूर्या उस पर थोड़ा और झुकते हुए बोला, कुछ डिफरेंट ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? सांझ पीछे टेबल पर झुक रही थी और सूर्या ने उस पर झुकते हुए अपने होंठ उसके होंठों पर होंठ रख दिए। रशिया में फोन पर बात करने के बाद फायर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसके कदमों की आहट बिल्कुल भी नहीं होती थी क्योंकि वो बहुत सावधानी से चलता था। उसे हमेशा से ऐसा चलने की आदत थी। तभी उसके कानों में किसी की धीरे धीरे बातें करने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर उसके कान खड़े हो गए। वो अपने कमरे की तरफ जाने की बजाय दूसरी तरफ चला गया। जैसे जैसे वो उस आवाज के करीब जाता जा रहा था, उसे उस शख्स की बातें साफ सुनाई देने लगी थी। डोंट वरी बॉस, आई एम ऑलवेज अराउंड हिम एंड लिसन टू हिम केयरफुली। आई विल कॉल यू एज सून एज आई नो समथिंग। आप फिक्र मत कीजिए बॉस, मैं हमेशा उनके आसपास ही रहता हूँ और उनकी बातों को ध्यान से सुनता रहता हूँ। जैसे ही मुझे कुछ पता चला मैं आपको फोन कर दूंगा, बस आप मेरा ख्याल रखिएगा। कहते हुए वो मुस्कुरा रहा था और अचानक ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई क्योंकि फायर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था। फायर बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर उसे देख रहा था। उस आदमी के हाथ डर से कांपने लगे जिसकी वजह से उसका फोन नीचे गिर गया। उसका गला सूख चुका था। वो डरते हुए फायर को देख रहा था। फायर उसे देखते हुए बोला, मुझे वो कान बहुत पसंद है जो मेरी बात सुने और माने, लेकिन वो कान बिल्कुल नहीं पसंद जो मेरी बात सुनकर अपनी जुबान को काम पर लगा दे। कहते हुए उसने उस शख्स के कान पर लगा हुआ ब्लूटूथ हटाया और उस ब्लूटूथ को देखने लगा। वो शख्स डरते हुए अपने हाथ फ्लर के सामने जोड़ने को हुआ, लेकिन वो अपने हाथों को जोड़ता उससे पहले ही फायर ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल वो शख्स नीचे जमीन पर गिरा हुआ दर्द से कराह रहा था। फायर के हाथों मन पकड़ा हुआ वो ब्लूटूथ अब उस शख्स के कान में पूरी तरह से धंसा हुआ था और उसके कान से खून बह रहा था। फायर उसे देखते हुए बोला, हेट ब्लडी डेसीवर्स, चीटर्स। बोलते हुए उसकी नजरें उस शख्स के मुंह पर थी जो चीखने की वजह से खुला हुआ था। वो शख्स दर्द से कराह रहा था, लेकिन अगले ही पल वो एकदम शांत हो गया जब उसके हलक तक फायर का हाथ पहुंच गया। अपना पूरा हाथ फायर ने उसके मुंह के अंदर डाल रखा था और उसकी जुबान के साथ साथ उसके हलक तक को खींच कर फाड़ते हुए वो एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, जो जुबान मेरे खिलाफ जाए उसे तो खत्म होना ही होगा। कहते हुए उसने अपना हाथ वापस निकाला। उस शख्स का पूरा मुंह बुरी तरह से फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नुकीला भारी हथियार उसकी गर्दन के अंदर तक जाकर लगा हुआ, लेकिन वो हथियार फिटर का हाथ था। आगे जारी है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।